हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेंटोर दी क्लासेस में। मैं विजय फिर आपके साथ जुड़ गया हूं बजाने बायोलॉजी का डी। बच्चों, हम वन शॉट कर रहे थे चैप्टर इनहेरिट प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, और आज इसी को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम that I guess it will you will find this question in the board exam, coming board exam. So that's a very potential question for board exam. You can say it is a sure question 2024। देखिए, लास्ट में हमने डिस्कस किया था पिछले वन शॉट में, इसके पार्ट में, कि कैसे ड्रोसोफिला को चूज किया मॉर्गन ने अपनी स्टडीज के लिए। अब मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के लिए स्टडी किए स्पेशल, एंड दैट इज दोज जीन्स आर सेक्स लिंक्ड। ठीक है, दैट वर सेक्स लिंक्ड, उनके ऊपर इसने काम किया। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर एमसीक्यू, वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, these crosses were similar to dihybrid crosses performed by Mendel. Again, that is a source of MCQ. Another value important point. For example, अब उसने क्या किया था? Morgan hybridized yellow-bodied white-eyed female to brown-bodied red-eyed males. ठीक है, तो क्या किया उसने? उसने लिया येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल को क्रॉस किया ब्राउन आपका ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल्स के साथ। ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल्स। सो व्हाट ही गेट, एंड देन इंटरक्रॉस देयर F1 प्रोजेनी। इससे F1 आया और फिर F1 को इंटरक्रॉस्ड किया। He did this experiment same as Mendel did। जिस तरीके से मेंडल ने अपने सारे आउटकम्स को किया था। He observed that two genes did not segregate of each other, and F2 ratio deviated very significantly from 9:3:1, that is the expected ratio, and that leads to the new phenomenon। अब ये फिर बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यू पॉइंट है भाई। कायदा क्या कहता है, लॉ क्या कहता है? लॉ उसे कहते हैं हम जो वैलिड हो। अब यहां पर हमने बहुत सारी जगह ऐसी चीजें देखी जहां पर वो लॉ अलग अलग एक्सेप्शंस के साथ हमारे सामने आया, जिनको हमने नॉन मेंडेलियन एक्सेप्शंस और नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंसेस को जन्म दिया। जिस पर्टिकुलर थॉट ने, उसी में इसी सीरीज में हम ये आगे बढ़ा रहे हैं। सो मॉर्गन एंड हिज ग्रुप, उसने क्या किया, क्या कहा? न्यू दैट जीन्स वर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। सो दैट इज अनदर एमसीक्यू वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जीन्स कहां पर है? एक्स क्रोमोसोम पर है। he quickly saw quickly that when the two genes in a dihybrid cross were situated on same chromosome। ठीक है, अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करते हैं। देखिए, यहां पर अब आगे चलते हैं। इतनी बात करने के बाद ये सभी आपने मार्क कर लिया होगा। देखिए, उसने कहा कि when two genes in a dihybrid cross, two genes
in a dihybrid cross, two genes in a dihybrid cross were situated on same chromosome, were situated on same chromosome, and then what is the important one? Proportion of parental gene combination, proportion of parental gene combination is much higher than the non-parental type. Non-parental type. So that is very important observation after doing that cross between brown-bodied male, brown-bodied red-eyed male and yellow-bodied white-eyed females. अब उसने इस फिजिकल एसोसिएशन का नाम क्या रखा? मॉर्गन attributed this due to physical association or linkage of two gene. इसको क्या नाम दिया? फिजिकल एसोसिएशन, एसोसिएशन और लिंकेज, इसी को उन्होंने लिंकेज नाम दिया ऑफ टू जीन्स। इसी का नाम उन्होंने क्या रखा? लिंकेज। कॉइंड द टर्म लिंकेज टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन of a gene on a chromosome, and the term recombination to describe the generation of non-parental combination. तो पेरेंटल को नाम दिया उन्होंने लिंकेज और नॉन पेरेंटल को रिकॉम्बिनेशन। अब ये कॉन्सेप्ट जो हम मियोसिस में प्रोफेज फर्स्ट पैचिटीन में पढ़कर आ रहे हैं क्लास 11th में, उसी को ही एक डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ मॉर्गन और उसके कुलीग्स ने, उसके स्टूडेंट्स ने उसको एट्रीब्यूट किया, उसको समझाया, उसको बताया। अब यहां पर फिर देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही इज गोइंग टू टेल। आई थिंक दैट पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। अब आगे की बात करते हैं। तो उन्होंने इसको नाम दिया लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर। अब उसने क्या कहा देखिए कि मॉर्गन एंड हिज ग्रुप आल्सो फाउंड। अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिर से, मॉर्गन एंड हिज ग्रुप आल्सो फाउंड दैट when genes were grouped on the same chromosome, genes were grouped on same chromosome, तो वहां पर उन्हें दो चीजें दिखाई दी। Some genes were very tightly linked, and some genes were loosely linked. अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आता है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, उसको आपको ध्यान में रखना है। डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, उसको हम कहते हैं इंटरजेनिक डिस्टेंस। अब यहां पर जो टाइटली लिंक्ड है, दैट हैव लेस intergenic distance, and those were loosely linked
that has more intergenic distance। तो इस बात से उन्होंने क्या कहा, अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, और वो ये है कि इंटरजेनिक डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बल्कि आप इसको इस तरीके से लिखें, क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरजेनिक डिस्टेंस। जितनी इंटरजेनिक डिस्टेंस ज्यादा होगी उतना क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा। ठीक है जी। तो मोर, अगर हम कहें कि इंटरजेनिक डिस्टेंस if more, so then there is क्रॉसिंग ओवर भी ज्यादा होगा। और जब क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, क्रॉसिंग ओवर इज मोर, देन लिंकेज is less and recombination is more। तो टाइटली लिंक्ड वाले में हम सिंपल सा इसको रिलेट करेंगे। तो टाइटली लिंक्ड वाले में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर कम होगा, लिंकेज ज्यादा होगी, और रिकॉम्बिनेशन कम होगा। वहीं जिसमें लूजली लिंक्ड है वहां पर क्रॉसिंग ओवर ज्यादा, लिंकेज कम, और रिकॉम्बिनेशन ज्यादा। तो इस तरीके से दो वैल्यू पॉइंट इन्होंने दिए। तो उसी चीज को ये आगे कह रहे हैं, जो हमें ध्यान में रखना है कि सम जीन्स वर टाइटली लिंक्ड showed very low recombination while other genes were loosely linked higher recombination। क्रॉस ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट किया है इन्होंने, अभी उसकी भी बात करते हैं, उसको भी डायग्राम से आपको समझाता हूं मैं। तो फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड दैट जीन्स व्हाइट एंड येलो वर टाइटली लिंक्ड। जैसे कि अभी हम देखेंगे केवल 1.3% लिंक क्रॉसिंग ओवर के बेसिस पर उन्होंने रिकॉम्बिनेशन शो किया, while white and miniature wing showed 37.2% recombination। So that's a very important value point। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, और ये अच्छे तरीके से आप अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। चलते हैं आगे, देखिए। सो वही सेम क्रॉस जो अभी हम बात कर रहे थे, उसी को हम सामने लेकर आते हैं। देखिए जी, क्रॉस ए क्रॉस बी जिसकी बात चल रही थी, वही क्रॉस अब आपके सामने है। तो देखिए क्रॉस ए में हम बात करें, सो क्रॉस ए, इन दिस क्रॉस ए वी हैव व्हाइट, येलो एंड व्हाइट। अब आप देख रहे हैं जीन पास पास है, यहां पर इंटरजेनिक डिस्टेंस कम है, जिसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर भी कम है, लिंकेज ज्यादा है, और रिकॉम्बिनेशन इसीलिए इसमें हमें कम दिखाई देता है, केवल 1.3% रिकॉम्बिनेशन। अब इसका मतलब क्या हो गया, लिंकेज का मतलब ये हो गया कि यहां पर इन दोनों पॉइंट्स का मतलब ये हो गया कि पेरेंटल करेक्टर्स जो हैं वो ज्यादा हैं नॉन पेरेंटल के। अब पेरेंटल को ही नाम दिया था मॉर्गन ने लिंकेज, तो यहां पर लिंकेज ज्यादा हुई है, और
रिकॉम्बिनेशन कम हुआ है। अब यहीं पर आए हम, तो आप देख सकते हैं इनके बीच में इंटरजेनिक डिस्टेंस ज्यादा है। इंटरजेनिक डिस्टेंस is more, hence there is more crossing over. Crossing over is more. There is recombination is more, and linkage is less. अब उसी तो को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि नॉन पेरेंटल करेक्टर्स यहां पर ज्यादा आएंगे इफ वी कंपेयर विद पेरेंटल करेक्टर्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, जो आपको दिमाग में रखना है। यहां पर आप देख सकते हैं व्हाइट मिनिएचर के साथ है ऐसा, व्हाइट मिनिएचर। अब वाइल्ड टाइप को ध्यान रखना, वाइल्ड टाइप का मतलब है नॉर्मल, और जो भी आपको इसके अंदर डोमिनेंट है वाइल्ड टाइप, डोमिनेंट वाइल्ड टाइप, उसको प्लस से दिखाया गया है, तो ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट। और यहां पर आप देख रहे हैं दिस इज डोमिनेंट। तो ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट फीचर है। प्लस से सुपरस्क्रिप्ट में जो प्लस है उसका मतलब है यहां पर डोमिनेंट। तो यहां मुद्दे की बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि इंटरजेनिक डिस्टेंस अगर कम होगी तो क्रॉसिंग ओवर भी कम होगा, लिंकेज ज्यादा होगी, रिकॉम्बिनेशन कम होगा। दैट मीन्स पेरेंटल करेक्टर्स आर मोर, दैट इज द शेडो, और जिसे कह सकते हैं बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, जिसके लिंकेज लिंकेज ज्यादा, इसका मतलब पेरेंटल करेक्टर्स ज्यादा, और नॉन पेरेंटल करेक्टर्स कम है तो उसका मतलब रिकॉम्बिनेशन कम है। वहीं पर आप देखेंगे दूसरी तरफ इंटरजेनिक डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो गया, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो गया और लिंकेज कम हो गई। तो यहां पर हम लिंकेज को नाम देंगे इनकम्प्लीट लिंकेज। यहां पर होगा ये इनकम्प्लीट, और यहां पर लिंकेज इज कंप्लीट। लिंक का मतलब यही है कि मैक्सिमम जीन्स एज इट इज पेरेंट्स के जैसे ही सामने अगली जनरेशन में पहुंचे, और यहां पर बदलाव के साथ पहुंचे। सो दैट इज द मेन परसेप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो यहां पर देखिए स्पेशली दिया हुआ है कि द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन वाई एंड डब्ल्यू इज हायर देन डब्ल्यू एंड एम। वाई एंड डब्ल्यू की हायर इसलिए है क्योंकि उनके बीच की इंटरजेनिक डिस्टेंस, यानी कि दोनों जीन के बीच की डिस्टेंस कम है, और वाई डब्ल्यू और एम की लिंकेज कम क्यों है, क्योंकि यहां पर इनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा है। तो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज किस तरीके से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मैं समझता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वैल्यू पॉइंट फॉर बोर्ड एग्जाम, जिसे आप अच्छे तरीके से बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। जितने भी इसके कॉन्सेप्चुअल वैल्यूज हैं वो सब मैंने आपको बड़े आसान तरीके से आपके सामने रखी है। अब यहां पर आप देखेंगे तो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट और है जो आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये 1 नंबर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, के एल्फ्रेड स्टरमैन इस फ्रीक्वेंसी को यूज करके, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, सीधी सी बात है जब इंटरजेनिक डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन भी ज्यादा होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम एज ए मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, अगर मान लीजिए कोई दो जीन ज्यादा फ्रीक्वेंसी शो कर रहे हैं रिकॉम्बिनेशन की, तो इसका मतलब उनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा है। और इस तरीके से जीन मैपिंग का पहला कॉन्सेप्ट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने दिया, इस मॉर्गन के स्टूडेंट ने दिया, एल्फ्रेड स्टरवेंट ने। और आज की तारीख में जेनेटिक मैप्स इसी के बेसिस पर बनाए जा रहे हैं। सो टुडे genetic maps are extensively used as a starting point in the sequencing of whole genome, as was done in the case of human genome sequencing
प्रोजेक्ट लेटर। तो इसलिए यहां से ये फिर एक प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेल this particular point. Next important part of this chapter, that is पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की शुरुआत करते हैं। ये फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए। दिस इज वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर बोर्ड एग्जाम। देखिए जी, पॉली, पॉली का मतलब है यहां पर थ्री और मोर देन थ्री, मोर देन थ्री। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, थ्री और मोर देन थ्री। अब हम तीन या तीन से ज्यादा की बात करेंगे, मिनिमम है इसकी। जेनिक, जेनिक का मतलब जीन। अब हम बात करेंगे तीन या तीन से ज्यादा जीन की इनहेरिटेंस के बारे में। बट दीज थ्री और मोर देन थ्री जीन्स एग्जिबिट ओनली वन ट्रेट। समझ में आ रही है बात? दीज एक्सप्रेस ओनली वन ट्रेट। तो इनहेरिटेंस ऑफ थ्री और मोर जीन्स exhibit one trait, exhibit one trait। अब इसके दो एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, एंड दिस इज, वन इज ह्यूमन हाइट एंड सेकंड इज ह्यूमन स्किन कलर। भाई अगर ये भी एक मेंडेलियन एक्सेप्शन है। अगर ह्यूमन हाइट को हम लें तो भाई हमारे पास टॉल हाइट है और शॉर्ट हाइट है। तो कायदे में या तो टॉल होते पीपल या शॉर्ट होते भाई। अब आप देख रहे हैं देर आर सो मैनी इंटरमीडिएट हाइट, वो भी अलग अलग तरीके की हैं। इसी तरीके से अगर हम स्किन कलर की बात करें तो या तो डार्केस्ट होता, डार्केस्ट, और या होता फेयर कलर, फेयरेस्ट। लेकिन आप देख रहे हैं देर आर सो मैनी इंटरमीडिएट कलर्स। बहुत सारे इंटरमीडिएट कलर हैं जिसको हम मुलैटो कहते हैं। तो अब इस बेसिस पर इसका मतलब कि इसके अंदर दो जीन की कहानी नहीं है। अब यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए वही बात को ये यहां कह रहे हैं कि इन ह्यूमंस वी डोंट जस्ट हैव टॉल और शॉर्ट पीपल एज टू डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव बट अ होल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट्स। ठीक है जी। इसी तरीके से दूसरे वैल्यू पॉइंट पे आइए, सच ट्रेट्स आर जनरली कंट्रोल्ड बाय थ्री और मोर जीन्स। इसीलिए पॉली वर्ड का यूज हुआ है। पॉली और जेनिक जीन्स आर दस पॉलीजेनिक ट्रेट्स। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यू पॉइंट है। बिसाइड्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन्स, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आल्सो टेक इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर एमसीक्यू। ये अकेली इनहेरिटेंस है जिसका एनवायरमेंट के साथ भी जोड़ है, इन्फ्लुएंस है एनवायरमेंट का भी। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखिए, आपको ये बता रहे हैं ह्यूमन स्किन कलर इज अनदर क्लासिकल एग्जांपल ऑफ दिस। सो इन ए पॉलीजेनिक ट्रेट फिनोटाइपिक रिफ्लेक्ट्स, ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील इज दैट द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव। अनदर वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमसीक्यू। तो अब अगर हम कहें कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के तीन इंपॉर्टेंट आउटकम, तो पहला इंपॉर्टेंट आउटकम है कि तीन और तीन से ज्यादा जीन एक सिंगल करेक्टर को एग्जिबिट कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये कि
एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस भी है इसमें, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये कि इसके अंदर एडिटिव इफेक्ट है, यानी कि हर एलील का अपना योगदान है, जुड़कर उसकी बात मानी जाएगी। अब कहने का मतलब यह है, सपोज कीजिए कि डार्केस्ट, ठीक है जी, उसके लिए हमने लिया कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, और लाइटेस्ट के लिए, फेरेस्ट कलर के लिए लिया हमने स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, और स्मॉल सी, स्मॉल सी। अब इनका इंटरमीडिएट बनेगा कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, that is intermediate color, and that is named as mulatto। तो इसमें सबका मिला जुला इफेक्ट है। अब इसमें आप ध्यान रखिएगा, जो भी पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए आपका, इसमें हम देखें कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, स्मॉल सी, तो भाई सीधी सी बात है, ये डार्क कलर की तरफ ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें डार्क कलर वाले जीन का एडिटिव इफेक्ट ज्यादा साउंड करेगा। इसी तरीके से हमने ले लिया जी स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी और कैपिटल सी, स्मॉल सी, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये लाइटेस्ट कलर की तरफ ज्यादा इसका एडिटिव इफेक्ट होगा। तो ये एडिटिव बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए उसी चीज को ये आगे आपसे बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि थ्री जीन्स ए, बी एंड सी कंट्रोल स्किन कलर इन ह्यूमन with the dominant form capital A, capital B, capital C responsible for dark skin color, and the recessive form small a, small b and small c that contribute for light skin color। ठीक है, so this basis the genotype will, all the dominant allele will have the darkest skin color, and all the recessive allele that has the lightest skin color। As expected, the genotype with three dominant alleles and three recessive alleles will have an intermediate skin color, जो अभी मैंने आपको बताया, that is mulatto, capital A, small a, capital B, small b, capital C, small c। So in this manner, the number of each type of allele in the genotype would determine the darkness और lightness of the skin of an individual। ये फिर बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यू, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये कि मैनर, नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एलील इन द जीनोटाइप, सबकी वैल्यू है, वुड डिटरमाइन। अब मान लीजिए डार्क कलर को फेवर करने वाले डोमिनेंस ज्यादा हैं, तो उनका एडिटिव इफेक्ट ज्यादा होगा। ठीक है जी, यहां आप देख रहे हैं दोनों का बराबर है, तो इंटरमीडिएट हो गया। तो जिस तरफ भी डार्क कलर वाले जीन, यानी कि डोमिनेंट जीन का एडिटिव इफेक्ट ज्यादा है, तो डार्क कलर की तरफ भी होगा, और कुछ हिस्सा लाइट को प्रेफर करेगा, परसेंटेज डार्क की ज्यादा होगी। ऐसे ही रिसेसिव जीन्स ज्यादा होंगे तो लाइट कलर की तरफ फेवर होगा, इंपैक्ट डार्क का भी होगा। तो सबका एडिटिव इफेक्ट है। सो दैट इज द आउटकम ऑफ दिस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो मेन मुद्दे की बातें क्या हैं इसमें? पहली ये है कि तीन या तीन से ज्यादा जीन मिलकर एक पर्टिकुलर ट्रेट को एग्जिबिट करेंगे। दूसरा, इनमें अकाउंट दैट आल्सो देयर इज अकाउंट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट। तीसरा, एडिटिव इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव। दो क्लासिकल एग्जांपल्स हो गए इसके, ह्यूमन हाइट एंड ह्यूमन स्किन कलर, एंड द एग्जाम्पल फिर आप उसको समझाएंगे, और साथ के साथ फिर ये नेक्स्ट पॉइंट कि द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एलील इन द जीनोटाइप would determine the darkness or lightness of the skin in the individual। So that is another very important point for board exam। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मैं समझता हूं आपको अच्छे तरीके से ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, एंड दैट इज प्लियोट्रॉपी। ऑलरेडी वी हैव डन दिस, हमने इसको एक एग्जाम्पल के साथ पहले ही हम इसको पढ़ चुके हैं,
और जो हमने पढ़ा था पी सीड के अंदर स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस, एज वेल एज दूसरा पढ़ा था हमने उसका सीड शेप। तो उसके बेसिस पर हम ऑलरेडी इस बात को मेंशन कर चुके हैं, बता चुका हूं मैं आपको कि इसकी वैल्यू क्या है। अब इसको हम दूसरे एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल के साथ कंटिन्यू करते हैं, एंड दैट इज द फिनाइल कीटोन यूरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए, अच्छे तरीके से आपको इसको दिमाग में रखना है। अभी शुरू करते हैं इसे। हाँ जी। तो प्लियोट्रॉपी की खास बात आप जानते ही हैं। वन जीन बट मोर देन वन फिनोटाइपिक ट्रेट। तो ये बिल्कुल अपोजिट, वहां पर जीन्स ज्यादा थे पॉलीजेनिक में, थ्री और मोर जीन्स सिंगल ट्रेट को, यहां पर एक जीन एक से ज्यादा ट्रेट। So far, the effect of gene on a single phenotype or trait. There are, however, instances where a single gene can exhibit multiple phenotypic expressions. Such a gene is named as pleiotropic gene, and this phenomenon is named as pleiotropy. अब इसका एक और एग्जाम्पल हम आपके साथ लेकर जुड़ रहे हैं, एंड दैट इज फिनाइल कीटोन यूरिया। ये फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट, वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर बोर्ड एग्जाम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल, an example of this is disease phenylketonuria, which occurs in humans. The disease is caused by mutation in the gene that codes for enzyme phenylalanine hydrolase. इसको बनाने वाले एंजाइम के अंदर, जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाती है, जिसीलिए इसको हम सिंगल जीन म्यूटेशन का एग्जाम्पल भी कहते हैं। अब ये तो हुआ इसका कॉज, कारण। अब यहां पर देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक, कि दिस मैनिफेस्ट, इससे होता क्या है। आप देख रहे हैं जनरली एक पर्टिकुलर जीन के ना बनने से जो एंजाइम नहीं बन रहा है उसकी वजह से एक प्रॉब्लम आनी चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं मल्टीपल प्रॉब्लम्स है। मेंटल रिटार्डेशन पहला, रिडक्शन इन हेयर सेकंड, स्किन पिगमेंटेशन में रिडक्शन थर्ड। तो आप देख रहे हैं, इसीलिए इसको प्लियोट्रॉपी के अंदर रखा गया है कि एक जीन के प्रॉपर काम ना करने की वजह से, उसमें म्यूटेशन आने की वजह से फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज नहीं बना, जिसने अपना काम नहीं किया, और तीन हमें उसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए एक जीन तीन तीन चीजों को रिलेट कर रहा है, एग्जिबिट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, इसलिए इसको प्लियोट्रॉपी नाम दिया गया है। तो इस बॉक्स से, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से हमने दो वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कैप्चर किया, एंड दीज आर, एक तो सिंगल जीन म्यूटेशन और दूसरा प्लियोट्रॉपी, और उनका एक एग्जाम्पल है, एंड दैट डिजीज इज फिनाइल कीटोन यूरिया। अब देखिए इसको और बेहतर ढंग से दिया हुआ है, मैं इन दो चीजों को एक साथ रिलेट करता हूं, अभी उसको भी समझते हैं, क्योंकि ये पैरेलल हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर ढंग से ये वर्क करेगा। तो इसको हम उसके हिसाब से समझते हैं।
शायद ये डबल नहीं खोल रहा है, चलिए कोई बात नहीं। कोई दिक्कत नहीं, हम इसको यहीं पर ले लेते हैं। देखिए, अब एक तो वहां से करना है आपको और उसके साथ इसको यहां रिलेट करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जी, फिनाइल कीटोन यूरिया, अब ये दो वैल्यू पॉइंट पढ़े थे हमने। एक तो सिंगल जीन म्यूटेशन का एग्जांपल है, क्योंकि जो जीन फिनाइल एंजाइम फिनाइल एलेनिन डिहाइड्रोलेज उसको नहीं बनाता है, उस एंजाइम की वजह से हो रहा है सिंगल जीन म्यूटेशन। और दूसरा, उस एक एंजाइम के काम ना करने की वजह से तीन फॉर्म्स, तीन ट्रेट्स, तीन बीमारियां, तीन सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहे हैं, बीमारियों से ज्यादा सिम्टम्स। और ये थर्ड वैल्यू पॉइंट, दैट्स ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ऑटोसोम्स के ऊपर पाए जाने वाले रिसेसिव जीन के वजह से भी ये इनबॉर्न एरर हो सकती है। दैट्स अ इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, दैट इज। तो ये इसका तीसरा वैल्यू पॉइंट हुआ। और ये इनबॉर्न एरर भी हो सकती है फोर्थ। अब इसमें नेक्स्ट देखिए, इसके वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट में, अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स एन एंजाइम दैट कन्वर्ट्स अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन। तो मेनली क्या हुआ, जो फिनाइल एलेनिन है, एलेनिन, इसको अभी हमने पढ़ा था ना कि वो एंजाइम नहीं बनता। कौन सा? फिनाइल एलेनिन डी हाइड्रोक्सीलेज, हाइड्रोक्सीलेज, ये एंजाइम किस में बदल देता है इसको? ट्रायोसिन में, ट्रायोसिन। अब ये बना ही नहीं तो ये इसमें नहीं बदलेगा, तो उसी की वजह से अब दिस वन, ये आपको बता दिया गया, एज ए रिजल्ट दिस फिनाइल एलेनिन इज एक्यूमुलेटेड, ये शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड। अब जब ये शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो गया और उसके बाद ये कन्वर्टेड इनटू converted into phenyl pyruvic acid and other derivatives, phenyl pyruvic acid and other derivatives, और दूसरे डेरिवेटिव्स में ये बदलना शुरू हो जाएगा। अब ये एक्युमुलेशन दैट लीड्स टू मेंटल रिटार्डेशन, जब ये ब्रेन में हो जाएगा तो ये रीजन हो गया कि मेंटल रिटार्डेशन क्यों होता है, क्योंकि जो फिनाइल एलेनिन ट्रायोसिन में बदलना चाहिए था वो ट्रायोसिन में नहीं बदला, जिसकी वजह से फिनाइल एलेनिन हमारे शरीर में इकट्ठा होता चला गया और ये फिनाइल डेरी आपका पायरुविक एसिड और अदर डेरिवेटिव्स में बदल गया। जब ये ब्रेन में एक्युमुलेट हो जाता है तो उससे मेंटल रिटार्डेशन डेवलप होती है। इसके अलावा जब ये यूरिन के थ्रू पास होना शुरू हो जाएगा तो दैट आल्सो लीड्स टू पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ किडनी, तो इसके थ्रू रिडक्शन इन हेयर हो गया, पिगमेंटेशन में, स्किन पिगमेंटेशन में रिडक्शन हो गया। तीसरा हो गया आपका मेंटल रिटार्डेशन, ब्रेन में एक्युमुलेट होने की वजह से, यूरिन के थ्रू पास होने की वजह से पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ किडनी हो गया। तो एक एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज के ना बनने की वजह से फिनाइल एलेनिन ट्रायोसिन में नहीं बदला और फिनाइल एलेनिन के इकट्ठा होने की वजह से वो हमारे शरीर में फिनाइल पायरुविक एसिड और अदर डेरिवेटिव्स में टूट गया।
जो अगर ब्रेन में इकट्ठे हो गए तो उसको वो मेंटल रिटार्डेशन डेवलप करेंगे। अगर वो यूरिन के थ्रू पास हो रहे हैं तो वो किडनी का एब्जॉर्प्शन पुअर कर देंगे। इसके अलावा वो स्किन पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस कर रहे हैं और साथ के साथ रिडक्शन इन हेयर में भी हो रहा है। तो चार चार फिनोटाइपिक ट्रेट आपको दिखाई दे रहे हैं। केवल एक आपका ये एंजाइम, एक एंजाइम ट्रायोसिन में प्रॉपर बदलने पर चार मेजर प्रोबेबिलिटीज को ठीक कर रहा है, उन्हें गवर्न कर रहा है। इसलिए एक जीन से चार सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहे हैं, एक जीन की कमी से, इसलिए इसको प्लियोट्रॉपी कहा गया है। ये ऑटोसोम रिसेसिव ट्रेट इसलिए क्या गया कहा गया है क्योंकि ऑटोसोम्स के ऊपर पाए जाने वाले रिसेसिव जीन की वजह से ये एक इनबॉर्न एरर है और ये एक सिंगल जीन म्यूटेशन का भी एग्जाम्पल है। और प्लियोट्रॉपी का तो हो ही गया। अब आप समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल कितनी सारी इनहेरिटेंसेस को, कितनी पॉसिबिलिटीज को आप तक पहुंचा रहा है। इसलिए आप समझ सकते हैं हाउ इंपॉर्टेंट दिस पर्टिकुलर phenomenon is. So that's why it is very very important for your board exam। इसलिए इसको बड़े अच्छे तरीके से करने की जरूरत है। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट चलते हैं एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए अब सेक्स डिटर्मिनेशन को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, कोई भी ऑर्गेनिज्म है एनी इन दिस वर्ल्ड, सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर दो तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं। ऑर्गेनिजम्स हैव डिप्लॉयड, मैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूं। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैव क्रोमोसोम्स। दीज क्रोमोसोम्स ऑलवेज इन पेयर। और ये क्रोमोसोम आप दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक तो ऑटोसोम्स और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम ज्यादातर मेल और फीमेल में ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। सेक्स क्रोमोसोम के बेसिस पर ही आपका मेल और फीमेल की पहचान होती है। सेक्स क्रोमोसोम के बेसिस पर ही मेल और फीमेल की पहचान होती है और इसलिए इसको हम एलोसोम्स भी बोलते हैं। These are sex chromosomes are also named as allosomes। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि हमने लिया ह्यूमन में, तो ह्यूमन में देर इज 46 क्रोमोसोम्स और 23 पेयर्स। ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम्स और 23 पेयर्स। तो ह्यूमन में अगर हम इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो पहला हो गया आपका ऑटोसोम्स और दूसरा हो गया आपका सेक्स क्रोमोसोम्स और एलोसोम्स। सो ये हो गए आपके, दीज आर, ये हो गए आपके 22 पेयर्स और 44 क्रोमोसोम्स। और ये हो गए आपके, अगर ये एक्स एक्स है सो दैट इज फीमेल और अगर एक्स वाई है सो दैट इज मेल। तो अब यहां पर अगर हम ह्यूमन मेल को बताएंगे तो उसके लिए हम लिखेंगे ए ए प्लस एक्स वाई। ए का मतलब हो गया 44 क्रोमोसोम्स ऑफ ऑटोसोम्स और तो मेल के लिए, और इसी तरीके से ह्यूमन फीमेल के लिए अगर हम कहें ह्यूमन फीमेल तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए ए प्लस एक्स एक्स। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यू पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना होगा, समझना होगा। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो उसी चीज को सबसे पहले देखिए, ये एक्स एक्स वर्ड आया था हैंकिंग ने। हैंकिंग ने इसको सबसे पहले हमारी नॉलेज में लाए थे। हैंकिंग वो किसके ऊपर डेवलपमेंट कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे? स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर all through spermatogenesis in a few insects, and it was also observed by him that 50% of the sperm received this structure after spermatogenesis, whereas 50% sperm did not receive it. और हैंकिंग ने इसको नाम दिया, नेम इट एक्स बॉडी। अब जैसे कि हम मैथमेटिक्स में या किसी भी एक न्यूमेरिकल में मानते हैं तो कह देते हैं ना, सपोज द वैल्यू बी एक्स। तो उसी तरीके से इन्होंने भी एक्स बॉडी ऐसे ही नाम रख दिया, और वही एक्स आज तक चलता चला आ रहा है। बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस। तो इस तरीके से उन्होंने इंसेक्ट में, कुछ इंसेक्ट्स में देखा कि एक्स ओ that represent male and XX that represent female। तो यहां पर बड़े अच्छे तरीके से इस बात को आप ध्यान में रखें। तो मेल इंसेक्ट का रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया? ए प्लस एक्स ओ। और इसी तरीके से फीमेल इंसेक्ट्स का रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया? ए प्लस एक्स एक्स। अब यहां पर अभी तक हमने दो चीजों को पढ़ा, फिर दोबारा से मैं उस पॉइंट को लिख रहा हूं कि अभी हमने पढ़ा था कि ह्यूमन मेल को हमने रिप्रेजेंट किया था ए प्लस एक्स वाई, और ह्यूमन फीमेल को हमने रिप्रेजेंट किया था ए प्लस एक्स एक्स। अब यहां पर एक चीज को अच्छे तरीके से समझ लीजिए बच्चों, कि जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल अलग अलग सेक्स क्रोमोसोम रखेगा, जैसे ह्यूमन मेल कहलाएगा हेट्रोगैमेटिक, और इधर भी इंसेक्ट में भी मेल क्या कहलाएगा? हेट्रोगैमेटिक। और फीमेल हम बात करें चाहे ह्यूमन फीमेल की और चाहे इंसेक्ट फीमेल की, सो दीज आर होमोगैमेटिक। होमोगैमेटिक। तो हेट्रोगैमेटिक और ये होमोगैमेटिक, ये टर्म्स आपको दिमाग में रखनी है। जो एक ही तरीके के गैमीट प्रोड्यूस करें, भाई अगर हम इसकी बात करें तो ये एक ही तरीके के गैमीट प्रोड्यूस करेगी, ए प्लस एक्स। ठीक है जी। और वहीं हम मेल की बात करें, मेल इंसेक्ट की, तो मेल इंसेक्ट दो तरीके के गैमीट प्रोड्यूस करेगा, ए प्लस एक्स और ए प्लस जीरो, यानी कि जहां गैमीट है ही नहीं। इसी तरीके से ह्यूमन मेल में भी आपका ए प्लस एक्स और ए प्लस वाई दो तरीके के स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे, लेकिन फीमेल एक ही तरीके का एग प्रोड्यूस करेगी। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, दैट इज होमोगैमेटिक और हेट्रोगैमेटिक। तो अभी तक मैंने आपको बताया ह्यूमन का सेक्स डिटर्मिनेशन, और इसी तरीके से हमने समझा आपका कुछ इंसेक्ट्स के अंदर कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो अब यहां आगे आने वाली संतान का सेक्स क्या होगा, ये डिसाइड करता है। अब जैसे कि देखिए, ये बर्ड्स में आपको दिखा रखा है, ऊपर दिखा रखा है मेल फीमेल में। तो यहां पर मेल यानी कि ह्यूमन के अंदर जो मेल है, यानी कि फादर जो है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। फादर जो भी हेट्रोगैमेटिक होगा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। जो भी हेट्रोगैमेटिक होगा। अब आप यहां देखेंगे तो यहां पर फीमेल हेट्रोगैमेटिक है, जेड डब्ल्यू। इसका क्या हो जाएगा? कैरियोटाइप। अगर इसके कैरियोटाइप की हम बात करें तो ए प्लस जेड डब्ल्यू। तो इसका मतलब ये दो तरीके के गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा,
ए प्लस जेड और दूसरा ए प्लस डब्ल्यू। इसलिए ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है बर्ड्स के अंदर वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? फीमेल के ऊपर, माँ के ऊपर, मदर के ऊपर। मदर यानी कि एग विल डिसाइड वेदर द कमिंग प्रोजेनी इज मेल और फीमेल। इसी तरीके से आपका ह्यूमन में स्पर्म विल डिसाइड वेदर द कमिंग प्रोजेनी इज मेल और फीमेल। इसी तरीके से यहाँ ड्रोसोफिला में भी आप देख रहे हैं, तो इसमें भी स्पर्म ही डिसाइड करेंगे वेदर द कमिंग प्रोजेनी इज मेल और फीमेल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ग्रासोपर इंसेक्ट वाले एग्जाम्पल में हो गया, एक्सओ टाइप में एक्स एक्स, जिसमें मेल्स हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम बिसाइड द ऑटोसोम्स वेयर एज फीमेल्स हैव ए पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो अभी तक आपने दो तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा है, तीन तरीके का। एक एक्स 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 वाई, ये हमने पढ़ा ह्यूमन में और ड्रोसोफिला में। दूसरा हमने पढ़ा है आपका एक्स 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 ओ, दैट इज इन ग्रास ऑपर, ग्रास ऑपर। और तीसरा हमने पढ़ा है आपका एक्स, उसमें जेड 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 डब्ल्यू हमने पढ़ा है, जेड 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 डब्ल्यू, दैट इन इज बर्ड्स। तो बर्ड्स वाले में फीमेल हेट्रोगैमेटिक है, तो एग विल डिसाइड, फीमेल विल डिसाइड वेदर द कमिंग प्रोजेनी इज मेल और फीमेल। इसी तरीके से ग्रासऑपर में मेल विल डिसाइड, एक्सओ हेट्रोजेनेटिक। और इसी तरीके से ह्यूमन और ड्रोसोफिला में मेल विल डिसाइड वेदर द प्रोजेनी इज मेल और फीमेल। के आगे मेल संतान होगी या फीमेल संतान, ये डिपेंड करता है हेट्रोगैमेटिक पेरेंट पर। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। अब इसमें हम आगे चलते हैं। देखिए दीज ऑब्जर्वेशन लेड टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज। ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। देखिए वही बात आ गई, मेल हेट्रोगैमिटी, और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और यहाँ पर देखिए आपको सेम वही सारी चीजें दी हुई हैं इन्होंने। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ human, we already have done this. And then next is the sex determination in honeybee. This is also a very very important point for board exam. ये भी बड़ा potential topic है board exam के लिए, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है। That is very very important. honeybee, देखिए भाई honeybee के अंदर, honeybee टोटल इसमें 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल 32 क्रोमोसोम्स। और इसमें हम इंडिविजुअल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो मेल और एक फीमेल। मेल हैप्लॉइड होते हैं और फीमेल डिप्लॉइड होते हैं। मेल हैप्लॉइड होते हैं और फीमेल डिप्लॉइड होती हैं। मेल को हम कहते हैं ड्रोन्स, और फीमेल फिर दो पार्ट में बढ़ जाती हैं। एक तो होता है क्वीन बी, क्वीन बी रानी मधुमक्खी, और एक होता है वर्कर्स बी, वर्कर बी, वर्कर बी। तो एक हो गई वर्कर बी और एक हो गई क्वीन बी। तो इसका मतलब इनके पास टोटल 32 क्रोमोसोम्स होंगे और मेल के पास 16 क्रोमोसोम्स होंगे। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म यानी कि गैमीट जो बनेगा मेल के अंदर, वो माइटोसिस से बनेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फीमेल के अंदर मियोसिस के थ्रू एग बनेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर जो एग बना है वो डायरेक्ट पार्थेनोजेनेसिस से, पार्थेनोजेनेसिस से सीधा मेल में बदल जाएगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट
फर्टिलाइजेशन, तो जिसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सीधा एग डेवलप हो जाएगा बिना फर्टिलाइजेशन के। आपका मेल में, ड्रोन में, जिसको हम कहते हैं ड्रोन में, एंड दैट इज नेम्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। इसलिए मेल इज हैप्लॉइड और फीमेल इज डिप्लॉइड, सो दिस इज नेम्ड एज हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। दिस इज नेम्ड एज haploid diploid sex determination, and that is very very important value point for board exam। जब फीमेल बनेगा वो प्रॉपर आपका फर्टिलाइजेशन से ही बनेगी, फर्टिलाइजेशन, प्रॉपर फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म एग से फ्यूज होगा नॉर्मल जैसे होता है, इसलिए ठीक है जी। अब देखो यही सेम चीज आपको इसमें बता रखी है, नथिंग न्यू। द सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन एन इंडिविजुअल रिसीव्स, कि कितने मिल रहे हैं उसको। एन offspring formed from the union of sperm and egg develops into a female that is either queen bee or worker bee। An unfertilized egg develops a male drawn by means of parthenogenesis। कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता, सीधा एग जो है वो पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू सीधा किस में बदल जाता है, वो बदल जाता है मेल में, ड्रोन में। दिस मीन्स दैट मेल्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट आर फीमेल। दैट मीन्स मेल के पास 16 क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल के पास आपके 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। So the females are diploid having 32 chromosomes and male are haploid having 16 chromosome, और इसीलिए इसको हम हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं, और इसीलिए इसकी वैल्यू एग्जाम के लिए बहुत बढ़ जाती है। Has a special characteristic feature such as males produce sperms by mitosis and they do not have father and thus cannot have son, क्योंकि वो आगे डेवलप नहीं कर रहे बट दे हैव ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड सन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यू, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, जो आपको एमसीक्यू के लिए ध्यान में रखना है। देखो फिर ये एक आपसे पूछ रहे हैं, इज द स्पर्म और एग responsible for the sex of chick? So here is egg, क्योंकि फीमेल हेट्रोगेमेटिक होती है, आपको भी बताया था मैंने जेड डब्ल्यू, तो या तो और मेल होता है इसमें जेड जेड, तो इसलिए आप बर्ड्स के अंदर एग होगा और वो ही डिसाइड करेगा, यानी कि फीमेल पेरेंट डिसाइड करेगा कि आगे आने वाला चिक मेल होगा या फीमेल होगा। तो ये फिर हमने बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया बच्चों, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस बात को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना कि मेल्स यानी कि ड्रोन्स डू नॉट हैव फादर, कैन नॉट हैव सन, बट हैव ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन। ठीक है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट इज म्यूटेशन। ये फिर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, जो किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब इसकी वैल्यू को समझते हैं और इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस कॉन्सेप्ट पर आएंगे, उन सारी बातों को आपके सामने लेकर चलते हैं। देखिए म्यूटेशन, म्यूटेशन बेसिकली है क्या? म्यूटेशन इज ए फिनोमिनन which results in alteration, alteration मतलब बदलाव of DNA sequences and consequently result in the change of genotype and phenotype of an organism। ठीक है, तो सिंपल हम क्या कहें कि भाई म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या है? अल्टरेशन ऑफ DNA sequences and that alteration results in, आपका क्या हो जाएगा उससे? चेंज इन, रिजल्ट इन, रिजल्ट्स इन चेंज इन द जीनोटाइप एंड phenotype of the organism।
जीनोटाइप भी चेंज हो जाएगा और फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा ऑर्गेनिज्म का। अब आप समझ सकते हैं, अभी तक आपने पढ़ा था कि रिकॉम्बिनेशन वेरिएशंस लाता है। अब आप देख सकते हैं कि म्यूटेशन भी दैट लीड्स टू वेरिएशन। तो दैट इज द सिंपल डेफिनेशन कि व्हाट इज म्यूटेशन। तो आप यहां पर हमें मिला आंसर व्हाट इज म्यूटेशन का। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ, व्हाट इज म्यूटेशन। अब बात करते हैं म्यूटेशन होता कैसे है, किस तरीके से म्यूटेशन होता है। तो अब यहां पर इस चीज को समझते हैं। देखिए नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट वन में आप देखेंगे कि लॉस या गेन ऑफ ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, उसके अंदर या तो हो जाए लॉस या हो जाए गेन। अब लॉस को हम कहते हैं डिलीशन, और गेन के दो रूप हो सकते हैं, या तो इंसर्शन और या डुप्लीकेशन। दो रूप हो सकते हैं इसके, या तो इंसर्शन या हो सकता है डुप्लीकेशन। अब मैं आपको अलग अलग लेवल से एक एक बात को समझाता हूं कि इनमें से कुछ भी हुआ, सेगमेंट ऑफ डीएनए के अंदर ऐसा हुआ तो उसमें बदलाव होगा क्रोमोसोम के अंदर, और जीन्स लोकेशन में भी बदलाव होगा, अल्टरेशन हो जाएगा, और जिसकी वजह से एबनॉर्मेलिटीज या एब्रेशंस आएंगे। अब कैसे आएंगे देखिए, सपोज कीजिए हम लॉस की बात कर रहे हैं। अब हमने ले लिया एक ये AGTC, ये एक जीन का सीक्वेंस है। सपोज करिए 4 बेस पेयर मिलकर एक जीन बना रहा है, और इसमें आपका जी हट गया, यानी कि ये रह गया केवल ये जी, यहां से हटा देंगे हम, दैट बिकम ATC। तो ये हो गया डिलीट, डिलीट, और इसे हम क्या कहेंगे, फ्रेम शिफ्ट, वो सॉरी, डिलीशन। लॉस, लॉस हो गया। अब क्योंकि एक बेस पेयर का लॉस हुआ है यहां पर, वन बेस पेयर, तो दैट इज नेम्ड एज पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन। और यही मान लीजिए AC, जीबी लॉस हो गया और टीबी लॉस हो गया, दो या दो से ज्यादा, सो दैट इज नेम्ड एज फ्रेम शिफ्ट, शिफ्ट डिलीशन। ये कहलाएगा डिलीशन ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। इफ देयर इज डिलीशन ऑफ वन बेस पेयर, तो दैट इज नेम्ड एज पॉइंट म्यूटेशन। और दो से ज्यादा, एक से ज्यादा का होता है, दो तीन चार मल्टीपल का, तो उसे हम कहेंगे फ्रेम शिफ्ट डिलीशन। इसी तरीके से इंसर्शन को मैं आपको समझाता हूं कि सपोज कीजिए ATGC, ये हमें एक सेगमेंट दिया हुआ है, और इसके अंदर आपका A T, इसके साथ एक और A इंसर्ट हो गया, सो दैट इज एक A और इंसर्ट हो गया आपका। सो दिस इज आपका इंसर्शन, इंसर्शन। और ये होगा आपका पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल। पॉइंट म्यूटेशन के लिए इंसर्शन हुआ क्योंकि एक बेस पेयर ऐड हो गया, इंसर्ट हो गया। अब यहीं पर अगर इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं कि मैंने इसको लिखा ATAG, अब आप देख रहे हैं ए दो जगह इंसर्ट हो गया इसमें, तो इसे हम कहेंगे फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन, फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन। तो इस तरीके से एक से ज्यादा जगह पर, लोकेशन पर इंसर्शन हो गया है, तो उसे हम कहेंगे फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन। अब हमने डिलीशन पढ़ लिया, इंसर्शन पढ़ लिया, अब इंसर्शन में हम एक और पढ़ते हैं, डुप्लीकेशन।
अब देखिए अगेन ATGC। अब हम ने इसको चेंज कर दिया और चेंज में हो गया, अब आप देख रहे हैं ए डुप्लीकेट हो गया, यहां कहेंगे एक साथ आ जाए तो दैट इज डुप्लीकेशन, और ये होगा पॉइंट, पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन में डुप्लीकेशन। और मान लीजिए दो तीन बार हो जाए, एक बार और आ जाए, जैसे कि हमने इसको लिख दिया, जैसे कि हमने इसको लिख दिया आपका, हम इस तरीके से लिख दें ATGC, ATGC, और यहां पर ए ए ए मल्टीपल टाइम हो जाए इसमें TGC, so that is फ्रेम शिफ्ट डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जो आपको बड़े अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखना है। दैट इज वेरी वेरी वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अभी तक हमने समझा कि व्हाट इज म्यूटेशन। कोई भी डीएनए के सीक्वेंस में अल्टरेशन होगी, बदलाव होगी, उसकी वजह से जीनोटाइप बदलेगा, और जीनोटाइप बदलेगा तो फिनोटाइप बदलेगा। ये हो गया आपका म्यूटेशन की डेफिनेशन। फिर होता क्यों है? लॉस और गेन की वजह से, लॉस, डिलीशन, गेन, इंसर्शन और डुप्लीकेशन। अब जब ऐसा होगा, अल्टरेशन क्रोमोसोम में आएगा, और जब क्रोमोसोम के अंदर अल्टरेशन आएगा तो उसकी वजह से वो बदलाव हमें कोई भी एबनॉर्मेलिटीज या एब्रेशन की फॉर्म में दिखाई देगा, जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं। और म्यूटेशन दो तरीके का हो गया, अगर सिंगल बेस पेयर में चेंज हो रहा है डीएनए के तो वो पॉइंट म्यूटेशन, जिसका मल्टी आपका एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपके सिलेबस में है सिकल सेल एनीमिया। और अगर मल्टीपल में हो रहा है तो उसे हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट, डिलीशन और इंसर्शन ऑफ बेस पेयर्स ऑफ डीएनए कॉजिंग फ्रेम शिफ्ट, जिसे हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं, जिसके दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको करके दिखाए हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट इज म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस हो गए वो पर्टिकुलर आपके एजेंट्स, चाहे वो फैक्टर्स कह दीजिए उन्हें, जो फिजिकली या केमिकली हमें म्यूटेशंस को डेवलप करने के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे कि यूवी रेज तो आ जाएंगी आपकी फिजिकल म्यूटाजेन में, जिनकी पढ़ने से हमारे डीएनए की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, उनके बॉन्ड्स टूट जाते हैं, अल्टरेशन हो जाती है उसके अंदर, और जिसकी वजह से स्किन कैंसर जैसी या स्किन एलर्जीज जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और केमिकल में आपका म्यूटेशन कॉज करता है आपका, जैसे हो गया आपके केमिकल में हमने ले लिया सोडियम बेंजोएट, बेंजोएट, हमने ले लिया निकोटिन। तो ये जितने भी हैं ये बेसिकली क्या है, ये सब एक तरीके से म्यूटेशन कॉज करने वाले हैं। म्यूटेशन है तो उसकी वजह से कोई भी अल्टरेशन हो सकता है, और उसकी वजह से कोई भी परेशानी किसी भी तरीके की हो सकती है। तो ये इस लेवल पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई व्हाट इज म्यूटेशन, what is the cause of mutation, what are the types of mutation and what are mutagens। और इनके बेसिस पर डिफरेंट ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जो बेस पेयर सीक्वेंस दे दिया आपको, उसमें से एक चेंज कर दिया या मल्टीपल चेंज कर दिए, आपको पहचानवा लिया कि भाई इसमें बताइए कि ये कौन से तरीके का फिनोमिनन है, ये पॉइंट म्यूटेशन है या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। और इसका एग्जाम्पल कुछ भी आपसे इस तरीके की पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पर पूछा जा सकता है। सो दैट इज अनदर वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट देखिए भाई, अब नेक्स्ट है आपका जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम किस बेसिस पर डिस्कस कर सकते हैं, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। ये भी एक श्योर क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, दैट श्योरली विल आस्क इन योर बोर्ड एग्जाम
और ये आप देखें तो हर सैंपल पेपर में आपको मिलेगा। दिस इज सो इंपॉर्टेंट। तो अब इसको हम करना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। लेट्स मेक दिस इजीएस्ट। आओ इसको आसान बनाते हैं। देखिए, अब यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात है। अब हम इसको किस तरीके से समझ रहे हैं, दैट इज पेडिग्री एनालिसिस। आइडिया दैट डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड हैज बीन प्रिवेलिंग इन आवर सोसाइटी फ्रॉम सिंस लॉन्ग। काफी समय से हम इसके बारे में जानते हैं और इसके बारे में आइडिया रखते हैं। This was based on inheritability of certain characteristic features in the family. अब जैसे गुस्सा तो अपने बाप पर गया है, बिल्कुल बिल्कुल मां की तरह नक चढ़ी है, या बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम बिल्कुल अपने पापा की तरह सोती है, ये तो बिल्कुल वही चीजें पसंद है इसको। तो ये ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे फैमिली में हम एक दूसरे को कहते हैं, और वो क्या है, वो एक साइंटिफिक बेसिस है। हर किसी जनरल से छोटे से जिसने बायोलॉजी नहीं भी पढ़ी है, उसे भी इस बारे में पता है कि किस तरीके से कैरेक्टर्स माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। But after the discovery of Mendel's work, the practice of analyzing inheritance pattern or of traits in human beings began. अब जब देखिए कोई भी चीज हम सीखते हैं तो उसको सबसे पहले हम अपने आप पर ही, यानी कि ह्यूमन पर ही अप्लाई करते हैं, उसके बेसिस को जानने के लिए, समझने के लिए। तो उसी तरीके से इस चीज के लिए भी प्रैक्टिस स्टार्ट हुई। अब यहां से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Since it is evident that control crosses that can be performed in pea plant or some other organism are not possible in case of human being. अब यहां पर क्वेश्चन आता है why? क्योंकि देखिए ह्यूमन के अंदर आपने पढ़ा कि वी हैव प्लियोट्रॉपी, वी हैव पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इस तरीके से, एंड वी हैव मल्टीपल जीन्स। तो अब इन सब चीजों के बेसिस पर कंट्रोल क्रॉसेस जो हम पी में मेंडल ने किए थे या अदर ऑर्गेनिज्म में सक्सेसफुल हो गए, तो वो आप सोच रहे हैं कि ह्यूमन में भी उस तरीके से हम उसको, उस आउटपुट को ले पाएंगे? दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पर ये पर्टिकुलर फंडा हमारा फेल हो जाता है। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, जो बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। अब यहां पर आते हैं, तो स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव। तो अब इसका हमें दूसरा रास्ता मिला कि हम फैमिली ट्री बनाएं। जैसे आपने छोटी क्लासेस में अपना के जी दादा दादी से आपने शुरू करा, फिर आपके ताऊ जी, चाचा जी, आपके पिताजी, और फिर आपने उनके बच्चे, उसको हम कहते हैं पेडिग्री। और उसी एनालिसिस को कहा जाता है पेडिग्री एनालिसिस। और ये किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर का एनालिसिस करने में, किसी भी पर्टिकुलर फैमिली में किसी ट्रेट को एनालाइज करने में ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सच एन एनालिसिस ऑफ ट्रेट्स इन ए several of generation in a family is named as pedigree analysis. और pedigree analysis of a particular trait is represented in family tree over generation. तो ये पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू पॉइंट है, वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस बता रहे हैं कि इसका फायदा क्या है। इन ह्यूमन जेनेटिक्स, पेडिग्री study provides a strong tool which is utilized to trace the inheritance of a specific trait, abnormality और disease. ये इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया कि इसको हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की तारीख में पेडिग्री एनालिसिस से हम स्पेसिफिक ट्रेट या एबनॉर्मेलिटी या डिजीज को समझने में हमें उसमें मदद मिल रही है। अब किस तरीके से इसको करते हैं, इसके पूरे वैल्यू को मैं समझाता हूं आपको एक एक करके। तो सबसे पहले हमने समझा कि व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस, क्यों कंट्रोल क्रॉसेस जो है ह्यूमन के ऊपर अप्लाई नहीं होते, क्यों हमें इस
फैमिली ट्री ओवर जनरेशन को रिप्रेजेंट करना पड़ा, जिसको हमने पेडिग्री एनालिसिस नाम दिया, और ये किस तरीके से हमें स्पेसिफिक ट्रेट, एबनॉर्मेलिटी और डिजीज को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। इन्हीं सारी वैल्यूज को आप समझते हैं। ये एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है जो 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 और 5 किसी भी कैटेगरी में आपसे पूछा जा सकता है, एनी कैटेगरी। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। तो इसको अब हम समझते हैं और इसकी वैल्यू को आगे बढ़ाते हैं। अब इसको समझने के लिए देखिए, हमें कुछ चीजें बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखनी है और उनको समझना है। पहले इसके बेसिक आइडिया तक मैं आपको जोड़ता हूं ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। देखिए भाई, ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन में अगर हम इनहेरिटेंस की बात करें तो ह्यूमन में हम इनहेरिटेंस को दो तरीके से बांट सकते हैं। ह्यूमन में इनहेरिटेंस को हम दो तरीके से बांट सकते हैं। पहला तरीका है ऑटोसोमल, और दूसरा सेक्स लिंक्ड। ठीक है जी। अब ऑटोसोमल आप जानते ही हैं, ड्यू टू ऑटोसोम्स, जो कि आपका अगर ह्यूमन में टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं, दैट मीन्स 23 पेयर्स। तो इसमें 22 पेयर्स और 44 क्रोमोसोम्स, these are autosomes, and one pair or two chromosomes are sex chromosomes। अब ऑटोसोम्स के बेसिस पर भी हम इसको अगर देखें तो ये फिर दो पार्ट में आपका बढ़ जाएगा, that will divided into two parts due to presence of dominant gene on autosomes, or this one due to presence of recessive gene on autosomes। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव जीन और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन। अब इसका एग्जाम्पल, डोमिनेंट जीन आपके सिलेबस में है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और इसका एग्जाम्पल आपके सिलेबस में हो गया आपका सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। इसी तरीके से सेक्स क्रोमोसोम के बेसिस पर अगर हम आए तो ये फिर दो पार्ट में बढ़ जाएगा, ड्यू टू अब ये हो जाएगा इस तरीके से, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस and Y-linked inheritance। X-linked inheritance and Y-linked inheritance। अब ये X-linked inheritance फिर आपका दो पार्ट में बढ़ जाएगा कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन, और यहां पर आ जाएगा रिसेसिव जीन। ये फिर दो पार्ट में आपका बढ़ गया, या तो डोमिनेंट जीन की वजह से या रिसेसिव जीन की वजह से। अब इसका एग्जाम्पल हो गया आपका, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा डिफेक्टिव टूथ इनेमल। डिफेक्टिव टूथ इनेमल, आपने देखा होगा बहुत से लोगों के दांत पैदाइशी पीले होते हैं, कितनी कोशिश कर लें उनमें व्हाइट इनेमल डेवलप ही नहीं हुआ है। अब इनबॉर्न एरर है ये एक तरीके की। सो दैट इज ड्यू टू एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, डोमिनेंट जीन की वजह से ऐसा हो रहा है, पैदाइशी पीलापन है दांतों के अंदर। रिसेसिव का एग्जाम्पल हो जाएगा जी आपका, जो आप
आपके सिलेबस में एक तो हीमोफीलिया और दूसरा आपका कलर ब्लाइंडनेस, दैट इज इन योर सिलेबस। अब इसी तरीके से आपके सिलेबस में वाई लिंक्ड के बेसिस पर, डोमिनेंट जीन के बेसिस पर, ये आपके सिलेबस में है। और इसके दो एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं। फर्स्ट इज आपका हाइपर ट्राइकोसिस, दैट इज हेयर ऑन पिन्ना। और दूसरा है जी आपका, दूसरा एग्जाम्पल है इसका, ये पहला हुआ। दूसरा है पैटर्न बाल्डनेस, पैटर्न बाल्डनेस। आपने देखा होगा ये मेल में होता है, किसी के बीच में से बाल गायब हो गए, किसी के केवल बॉर्डर लाइन रह गया। तो अलग अलग बाल्डनेस, गंजेपन का अलग अलग शिकार हो जाते हैं लोग। सो दैट इज ड्यू टू वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो ये पूरा का पूरा सेटअप आपको समझ में आना चाहिए। ऑटोसोम्स के लिए जनरली जो हम रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे वो कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, इस तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन हम मेल फीमेल के लिए यूज करेंगे। और सेक्स लिंक्ड में हम यूज करेंगे एक्स एक्स फॉर फीमेल एंड एक्स वाई फॉर मेल। अब इसमें किस तरीके से चेंजेस आएंगे वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। वो भी मैं आपको समझाता हूं, देखिए। अब फीमेल के लिए अगर हम बात करें तो फीमेल के लिए तीन तरीके की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, एक्स एक्स, एक्स सी एक्स और एक्स सी एक्स सी। यहां पर सी हमने लिया है वेयर सी इज कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है जी। तो अब यहां पर बेसिकली ये हो गई नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल। ये हो गई आपकी कैरियर फीमेल। अब ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैरियर। कैरियर मतलब दैट इज एसिम्प्टोमेटिक, इसके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, बट दिस कैरी, बट शी कैरीज जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। ये खुद बीमार नहीं होगी, इसके पास कोई बीमारी के लक्षण नहीं होंगे, दैट इज टोटली एसिम्प्टोमेटिक, लेकिन ये बीमारी को अगली जनरेशन में जीन्स के थ्रू पास करेगी, इसलिए इसका नाम रखा गया है कैरियर। एंड दिस वन इज अफेक्टेड, यानी कि दैट इज कलर ब्लाइंड। ये कलर ब्लाइंड है, खुद कलर ब्लाइंड है और जनरेशन को भी यानी कि ये खुद सिम्टम्स भी है, इसके पास सिम्टम्स भी है और कैरी भी करेगी। ये दोनों काम करेगी, ये केवल कैरी कैरी करेगी, खुद बीमार नहीं होगी। तो इस तरीके से फीमेल के पास तीन रिप्रेजेंटेशन, तीन तरीके की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और वहीं हम मेल की बात करें तो मेल के पास दो ही पॉसिबिलिटी है, एक्स वाई या एक्स सी वाई। एक्स एक्सिस, एक्स लिंक्ड के लिए बात कर रहे हैं हम यहाँ, एक्स लिंक्ड के लिए, क्योंकि यही डिटेल में आपके सिलेबस में है। एक्स लिंक्ड के लिए हम इस बेसिस, इस पॉइंट ऑफ व्यू को बात कर रहे हैं, तो वही चीज आपको दिमाग में रखनी है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो दैट इज अ नॉर्मल मैन एंड दैट इज अफेक्टेड मैन। तो मेल के पास दो रिप्रेजेंटेशन है। मेल आपका या तो नॉर्मल हो सकता है या अफेक्टेड हो सकता है, लेकिन फीमेल नॉर्मल भी हो सकती है, कैरियर भी हो सकती है और अफेक्टेड भी हो सकती है। इसीलिए सेक्स लिंक्ड जितने भी हैं उसमें आपको एक बात अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है कि मेल से सन के अंदर, यानी कि फादर से आपका डॉटर के अंदर ट्रांसमिशन होगा और मदर से सन के अंदर ट्रांसमिशन होगा। तो इसे मेल टू फीमेल, समझ में आ रही है बात?
इसे हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं। दैट इज नेम्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। फादर से ये जाएगी आपकी डॉटर में, और मदर से ये जाती है सन में। तो दैट इज नेम्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी सेक्स लिंक्ड की पहचान के लिए आपको क्या अपने दिमाग में रखना है। अगर मदर से आपका सन में जा रहा है कोई भी पर्टिकुलर ट्रेट, या फादर से डॉटर में जा रहा है, सो दैट विल ऑलवेज बी अ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। और इसमें बड़े इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इसे अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखेंगे कि अब आप देख रहे हैं कि ऑप्शंस मदर के पास ज्यादा है, फीमेल के पास ज्यादा है, इसलिए सन्स के अफेक्ट होने के चांसेस कहीं ज्यादा हैं इफ वी कंपेयर विद डॉटर्स। डॉटर्स को से कंपेयर करें तो फादर से डॉटर में जाएगा, तो डॉटर में जाने के केवल और केवल एक चांस है जब फादर अफेक्टेड हो, और मदर, अभी हम समझेंगे इस बात को। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि मदर से सन में जाने के भरपूर चांसेस हैं। अब देखिए इसको मैं आपको समझाता हूं कैसे। हम अलग अलग क्रॉसेस लेते हैं। हमने लिया क्रॉस फर्स्ट, फिर हम ले रहे हैं क्रॉस सेकंड, और फिर हम ले रहे हैं क्रॉस थर्ड। तीन अलग अलग वैल्यूज को लेकर हम चल रहे हैं। एक एक बेसिस को समझते हैं। सबसे पहले हमने लिया नॉर्मल मैन और मैरीज कैरियर कलर ब्लाइंड वोमेन। ठीक है जी। तो अब इस बेसिस पर इसका जीनोटाइप मैन का हो जाएगा एक्स वाई, और इनका हो जाएगा एक्स सी एक्स। तो अब पनेट स्क्वायर डेवलप कर लेते हैं। इधर ले लिया हमने फीमेल को और इधर ले लिया मेल को। तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? एक्स सी एक्स, एक्स एक्स, और जी एक्स सी वाई और एक्स वाई। अब आप यहां देख सकते हैं कि फीमेल यानी कि डॉटर्स जो हैं वो या तो नॉर्मल हैं और या कैरियर हैं। ठीक है जी। लेकिन मेल अफेक्टेड हो गया क्योंकि मदर से ये उसके पास एक क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम तो मदर से ही पहुंचना है सन में। एक्स क्रोमोसोम तो सन में मदर से ही पहुंचना है, वाई क्रोमोसोम फादर से। अब ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है तो एक्स तो एक ही होता है सन के अंदर या मेल के अंदर। अगर वो भी अफेक्टेड हो गया तो 100% दैट चाइल्ड विल बी अफेक्टेड। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि कहां पहुंचा ये, मदर से सन में पहुंचा है। ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। दूसरे में हमने लिया आपका अफेक्टेड मैन मैरीज, यानी कि कलर ब्लाइंड है मैन, और मैरीज कैरियर वोमेन। अब इसमें हम देखते हैं क्या आउटपुट आते हैं। देखिए जी, कैरियर है, अफेक्टेड, ठीक है जी, अफेक्टेड मैन है। तो अब देखिए व्हाट आर द आउटपुट्स। तो आप देख सकते हैं अब जाकर फीमेल क्या हुई है, अफेक्टेड हुई है। तो फीमेल अफेक्टेड तभी हो सकती है किसी भी एक्स लिंक्ड ट्रेट के लिए जब एटलीस्ट फीमेल यानी कि मदर तो हो कैरियर और फादर हो अफेक्टेड। मदर तो हो कैरियर और फादर हो अफेक्टेड। अब वहीं आप देखें, मान लीजिए हम लेते हैं अफेक्टेड मैन कलर ब्लाइंड और दैट मैरीज नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल। So what will happen? Let's see.
हमने ले लिया नॉर्मल फीमेल एक्स एक्स, अफेक्टेड एक्स वाई। तो अब आप देखेंगे एक्स सी एक्स, आप देख रहे हैं जो सन है वो नॉर्मल है, लेकिन अब फादर अफेक्टेड है, तो फादर से देखिए किस में पहुंच रही है, डॉटर्स में। सो बोथ द डॉटर्स आर कैरियर। तो आप इस तरीके से ये बता रहा है आपको कि हमेशा फादर से जो ट्रांसमिशन होगा वो डॉटर में होगा। ये बता रहा है आपको कि हमेशा आपका मदर से सन में होगा। और ये आपको बता रहा है कि डॉटर जो है वो अफेक्टेड केवल एक ही सूरत में हो सकती है, डॉटर विल अफेक्ट ओनली इन दिस केस, ओनली इन दिस केस। और वो केस क्या है कि एटलीस्ट फादर विल बी अफेक्टेड एंड मदर इज द कैरियर। फादर कम से कम अफेक्टेड होना चाहिए और मदर एटलीस्ट कैरियर होनी चाहिए, तभी डॉटर जो है वो अफेक्टेड हो सकती है, अदरवाइज नो चांस। तो दैट्स अ वेरी यूजफुल, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर बोर्ड एग्जाम, क्योंकि इस पर कोई भी आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, जो आपसे पूछा जा सकता है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पॉसिबिलिटीज आपको खूब अच्छे तरीके से कैरी करनी आनी चाहिए, ये क्वेश्चंस आपको क्रॉसेस करने आने चाहिए, और ये तभी आ सकते हैं जब आपको इनका मीनिंग अच्छे तरीके से पता हो। तो मैं बच्चों इसको आपको शेयर कर रहा हूं, इसको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ये अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, और अब तो एमसीक्यू का जमाना है, तो उसके बेसिस पर तो आपको 100% ये चांसेस हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में मिले। सो दीज आर वेरी यूजफुल फॉर योर coming board exam. So I think that is enough to deal with this. Let's move to next. आगे चलते हैं, अब आगे की बात करते हैं। अब हम पेडिग्री एनालिसिस के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, लेट्स सी। देखिए जी, अब इसके यूजफुल सिंबल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, जो अलग अलग पॉसिबिलिटीज को दिखा रहे हैं आपको। देखिए, तो ये भी एक बड़ा पोटेंशियल क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको बड़े अच्छे तरीके से दिमाग में रखें। बड़ा ही सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। देखिए जी, मेल को हम स्क्वायर से शो करते हैं, फीमेल को सर्कल से शो करते हैं। तो यहां पर ये नॉर्मल है, जब खाली है वो, मान लीजिए वो फिल्ड है, इस तरीके से फिल्ड किया हुआ है, या ऐसे फिल्ड किया हुआ है, या इसमें पूरा ही कलर भरा हुआ है, तो ये अफेक्टेड मेल है। इन सब कंडीशन में ये हो गया आपका अफेक्टेड मेल। ऐसे ही सेम सर्कल के लिए किया हुआ हो, फिल्ड हो, डॉट से, लाइनिंग से, या पूरी तरीके से कलर से फिल्ड हो, सो दैट विल बी आपका वो अफेक्टेड फीमेल हो जाएगी। तो ये अच्छे तरीके से आपको बच्चों ध्यान में रखना है। अगर इस तरीके से काइट शेप में दिया हुआ है तो उसका मतलब सेक्स अनस्पेसिफाइड है उसमें। अब ये मैंने आपको देखो फील्ड वाले दे दिए इन्होंने, तो अफेक्टेड। ऐसे बीच में लाइन लग रही है तो इसका मतलब मेटिंग, उनके बीच में आपका रिलेशनशिप इंटरकोर्स हो गया है। ये भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। ये बहुत आता है, वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड दैट इज मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, यानी कि कजिन्स के बीच में शादी हो जाना, और जिसको हम कहते हैं कंसेगनस मेटिंग। दैट इज नेम्ड एज कंसेगनस मेटिंग, दैट इज नेम्ड एज कंसेगनस मेटिंग। और इसी तरीके से पेरेंट्स ये ऊपर दिखा रखे हैं, ये आपके फादर हो गया, ये मदर हो गई, ये पहली जनरेशन। उसके बाद ये आपको चिल्ड्रन दिखा रखे हैं, और हमेशा ये लेफ्ट टू राइट आपको नोटिस करना है, यानी कि पहले इनकी लड़की पैदा हुई और फिर आपका सन बेटा पैदा हुआ। तो ये ऑर्डर दे रखा है, सीक्वेंस दे रखा है कि पहली संतान इनकी फीमेल चाइल्ड था और दूसरी संतान इनके मेल चाइल्ड था। तो ये बात भी आपको अच्छे तरीके से दिमाग में रखनी है। और इस तरीके से अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब अफेक्टेड मेल चाइल्ड है। और अगर ऐसे 5
दिया हुआ बना हुआ है, तो इसका मतलब ये आपका 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स है। तो इस तरीके से ये जनरलाइजेशन दिमाग में रखनी है आपको, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पेडिग्री एनालिसिस। अब पेडिग्री एनालिसिस के लिए देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक और बेसिस को समझते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इनकी पहचान कैसे करेंगे, कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी पेडिग्री क्या है। देखिए जी, पेडिग्री से रिलेटेड अब आपके 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पेडिग्री एनालिसिस, सो पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड वी कैन हैव मैक्सिमम 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये 3 ही तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। सबसे पहला कि भाई पेडिग्री जो आपको दिया हुआ है वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, पहले आपको ये बताना है। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन 2, कि भैया ये ऑटोसोमल है और सेक्स लिंक्ड है। दैट इज द सेकंड वन दैट कैन बी आस्क्ड। और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसका भैया जीनोटाइप बताइए, फाइंड द जीनोटाइप। दैट विल बी द क्वेश्चन नंबर 3। कोई सा भी सैंपल पेपर आप उठाकर देख लीजिएगा, आपको ये 3 ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और इसलिए ये किसी भी तरीके के क्वेश्चन का सोर्स हो गया आपका। दैट कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क और 4 और 5 केस बेस्ड, किसी भी तरीके के क्वेश्चन के लिए ये खुला हुआ है। ये आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है। देखिए, अब डोमिनेंट और रिसेसिव के लिए क्या चीज आपको दिमाग में रखनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई इफ trait is present in one or both parent and also observed in next generation, so that will be dominant। कि किसी एक पेरेंट में है या दोनों पेरेंट में है और फिर भी नेक्स्ट जनरेशन में भी हमें दिखाई दे रहा है, सो दैट इज नेम्ड एज डोमिनेंट। और वहीं दूसरी बात करें अगर हम, इफ ट्रेट is not present in is not present in any of the parent and is still observed in next generation, so that is recessive। ये किसी भी पेरेंट में नहीं है और फिर भी नेक्स्ट जनरेशन में हमें दिखाई दे रहा है, सो दैट मस्ट बी रिसेसिव। इस तरीके से आप डोमिनेंट और रिसेसिव को छांटेंगे। अब नेक्स्ट आता है ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड। भैया देखो, अभी सेक्स लिंक्ड की मैंने आपको बात बताई थी, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, वही आपको ध्यान में रखना है कि भाई फादर से अगर जा रहा है आपका डॉटर में और मदर से जा रहा है सन में, तो दैट 100% सेक्स लिंक्ड। ठीक है जी। और मेल टू मेल ट्रांसमिशन है, so that is autosomal। If transmission is father to daughter or mother to son, so that is crisscross, that leads to sex linked। Or if there is male to male transmission, more both the childs are equally affected, मेल और डॉटर मतलब कि सन और डॉटर दोनों ही इक्वली अफेक्टेड हैं और मेल टू मेल है, तो उसे हम कहेंगे ऑटोसोमल। और फादर टू डॉटर और मदर टू सन जा रहा है, so that is criss-cross inheritance and that leads to autosomal, sorry, sex linked, otherwise autosomal।
अब देखिए जीनोटाइप के लिए किस तरीके से करेंगे, वो अभी पेडिग्री के बेसिस पर ही एक्सरसाइज हो सकती है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, ऑटोसोमल के लिए आपको यूज करना है कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए। दैट मीन्स ये हो गया आपका होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट, डोमिनेंट, और ये हो गया आपका हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, डोमिनेंट, और ये हो गया जी होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है। और वही हम बात करें सेक्स लिंक्ड की, तो सेक्स लिंक्ड में आपको क्या ध्यान में रखना है, फॉर सेक्स लिंक्ड आपको एक्स 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 वाई यूज करने हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था, दिस वन। इस तरीके से आप यूज करेंगे। फीमेल की 3 कैटेगरी हो सकती है, नॉर्मल, आपका कैरियर और अफेक्टेड। मेल की 2 कैटेगरी होंगी आपकी, या तो मेल नॉर्मल होगा या अफेक्टेड होगा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब इसके ऊपर हम एक्सरसाइज करते हैं, इसके क्वेश्चंस को समझते हैं। पहले मैं इसको शेयर कर दूं आपको। इसको अच्छे तरीके से बच्चों दिमाग में रखना है, क्योंकि ये किसी भी वैल्यू में आपके क्वेश्चन आना है, ये तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता। दैट्स अ श्योर क्वेश्चन फॉर योर कमिंग एग्जाम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी मल्टीपल प्रैक्टिस करें, क्योंकि दैट विल कम 100% इन एग्जाम। इसको आने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपको कितने नंबर में मिलता है भाई, ये देखो पेपर सेटर के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ये क्वेश्चन खुला हुआ है बोर्ड के लिए, ये कंफर्म क्वेश्चन है, जो इस बार मुझे बोर्ड में साफ दिखाई दे रहा है कि ये आपको मिलना चाहिए। अब इसकी एक्सरसाइज को समझते हैं, अब एग्जाम्पल लेते हैं, तभी आप इसके वैल्यू को समझ पाएंगे। इसका बेसिक मैंने सारा आपको बता दिया है। अब देखिए जी, जैसे कि ये आपको 2 पेडिग्री एनालिसिस दिए हुए हैं। अब इनसे शुरुआत करते हैं और इससे इस बेसिस को समझते हैं कि कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे। बच्चों बड़े ध्यान से इसको समझना है, आपको इसको वैल्यू देनी है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत कीमती है। ये समझ लीजिए, ये बोर्ड का आपका एक क्वेश्चन आपको आउट हो गया है, जो 100% बोर्ड में आपको मिलना है। ये श्योरिटी के साथ मैं इस बात को कह सकता हूं। देखिए जी, हमने सबसे पहले देखना है इसमें कि ये ऑटोसोमल है, सॉरी, ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। सबसे पहले हम इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे, उसी सीरीज में चलेंगे। अभी मैंने आपको डोमिनेंट में बताया था कि दोनों में से कोई भी पेरेंट के अंदर ट्रेट है। तो अब आप देख रहे हैं यहां मदर के अंदर आपको ट्रेट दिखाई दे रहा है, मदर इज अफेक्टेड, क्योंकि फील्ड है। कैसे पहचाना हमने, क्योंकि फील्ड है, फील्ड होने का मतलब किसी भी डॉट से कलर से फील्ड है तो उसका मतलब अफेक्टेड है। तो ये मदर में भी है, और आप देख रहे हैं आगे और जनरेशन में भी फॉलो हो रहा है। आप देख रहे हैं इस चीज को, तो इसलिए ये हमारा हो गया डोमिनेंट, दैट इज डोमिनेंट, क्योंकि मदर में भी है, यानी कि एक पेरेंट में हो गया, और अगली जनरेशन में ये बच्चों में भी दिखाई दे रहा है, तो दैट इज डोमिनेंट। अब दूसरा आता है कि ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। अब आप इसमें देखेंगे कि मदर से डॉटर, देखो इनकी सन भी अफेक्टेड है और डॉटर भी अफेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रिस क्रॉस तो है नहीं कि मदर से आपका सन में भी जा रहा है डॉटर में भी जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑटोसोमल हो गया ये। ठीक है जी। और यहां आप देख रहे हैं तो भी नॉर्मल है, तब भी नेक्स्ट। और यहां पर आप देख रहे हैं डॉटर से डॉटर, मतलब मदर से डॉटर में जा रहा है। तो इसका मतलब सेम सेक्स में ट्रांसफर हो रहा है। तो जहां भी सेम सेक्स के ट्रांसफर होने के चांसेस होते हैं, वहां पर आपका क्या होता है, वो ऑटोसोमल होता है। तो दूसरा हमारा निष्कर्ष क्या निकला, ऑटोसोमल हो गया। अब हमें जीनोटाइप निकालना है, तीसरी एक्सरसाइज हमारी आती है। अब तीसरी एक्सरसाइज के लिए हमारे पास
जो ऑप्शंस हैं वो हम यूज करेंगे ये तीन ऑप्शंस, इधर कैपिटल ए तो दैट इज डोमिनेंट, इधर कैपिटल ए स्मॉल ए दैट इज आल्सो द हेट्रोजाइगस फॉर्म ऑफ डोमिनेंट, और स्मॉल ए। अब बच्चों यहां पर बड़े इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपको ध्यान में रखनी है, और वो ये है कि देखिए ये है डोमिनेंट, यानी कि जिसके पास भी कैपिटल ए आ गया एक बार भी, क्योंकि एक बार भी कैपिटल ए का होना अपने में बहुत है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी डोमिनेंट की ही चलेगी। तो यहां पर भी यही होना है कि यहां पर अब जो भी अफेक्टेड होगा उसके पास क्या होगा, कैपिटल ए होगा, और जो नॉर्मल होगा वो स्मॉल ए वाला होगा। तो ये हो गया जी आपका नॉर्मल, क्योंकि डोमिनेंट नहीं हो तभी वो नॉर्मल हो सकता है। तो अब आंख मीच कर आपको क्या कर देना है, जो भी आपके नॉर्मल है उन सब का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, स्मॉल ए। कुछ नहीं देखना है आपको, आपकी एक जीनोटाइप तैयार हो गया कि जिनके पास भी स्मॉल ए है दैट मीन्स हेट्रो वो होमोजाइगस रिसेसिव जो भी होगा वो नॉर्मल होगा। तो यहां पर होमोजाइगस रिसेसिव बिकम नॉर्मल, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। अब सिंपल सी बात है, अब यहां पर हमारे पास दो चीजें आती हैं कि हम, एक तो हमारा फाइनल हो गया स्मॉल ए, तो एक के लिए हम लिख देते हैं स्मॉल ए। अब दूसरा हमारा जो होगा, दूसरा मदर का जो होगा, फादर का तो फाइनल हो गया स्मॉल ए। अब मदर का मे बी कैपिटल ए हो सकता है, और मे बी कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है। अब देखिए इससे तो एक ही तरीके के आएंगे चार, तो इसका मतलब चारों अफेक्टेड होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है, दो अफेक्टेड है आपके और दो नॉर्मल है। तो इसका मतलब हमारी ये पॉसिबिलिटी तो हो गई रॉन्ग। अब इसको देखते हैं हम, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। तो अब आपने देखा दो नॉर्मल आ गए, भाई ये दोनों तो हमारे नॉर्मल हो गए और ये दोनों हमारे अफेक्टेड हो गए। तो यहां पर भी यही हो रहा है, दो अफेक्टेड है दो नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये दोनों नॉर्मल हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मदर है उसका जीनोटाइप क्या हो गया, दैट विल बी हेट्रोजाइगस कैपिटल ए स्मॉल ए इसका हो गया। तो इस तरीके से जितने भी आपके ये अफेक्टेड हैं उन सभी के पास आपको क्या होगा, हेट्रोजाइगस होगा। तो ये इस तरीके से हम जीनोटाइप फाइंड आउट करेंगे। तो हमने देखा कि दो तीन तरीके से ये पेडिग्री आपके सामने रखा जाएगा, इसके डिफरेंट वैल्यू बनाए जा सकते हैं, वैल्यू पॉइंट्स, और ये डिफरेंट क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। पहला डोमिनेंट है या रिसेसिव, दूसरा है आपका ऑटोसोमल या सेक्स लिंक्ड, और तीसरा जीनोटाइप क्या होगा। अब देखिए आप देख सकते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट ए जो हमने डिस्कस किया अभी, और इसका एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। तो ये सेम आपसे कुछ चेंजेस करके बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। अब इसी तरीके से दूसरे को डिस्कस करते हैं। अब आते हैं बी पर। अब बी में आप देख रहे हैं, नीदर ऑफ द पेरेंट इज अफेक्टेड, कोई भी पेरेंट के पास ट्रेट नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रेट आपको नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं सक्सेसिव जनरेशन में सेकंड, भाई इसको ध्यान रखिएगा, हमेशा इसे फर्स्ट जनरेशन कहेंगे, इसे हम सेकंड कहेंगे, और इसे हम थर्ड जनरेशन कहेंगे। तो ये जनरेशन भी आपको दिमाग में पक्का पता होनी चाहिए। तो इसी तरीके से सेम ये हो गया बच्चों। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हम बात कर रहे थे कि देखो फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड। तो अब कोई भी पेरेंट, ना तो मदर ना फादर, कोई भी अफेक्टेड नहीं है, फिर भी नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रेट हमें शो हो रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस इज रिसेसिव। तो पहला हमारा आउटकम क्या आया कि दिस पेडिग्री चार्ट इज रिसेसिव बिकॉज नीदर ऑफ द पेरेंट इज अफेक्टेड बट trait is observed
in next generation. Even then trait is observed in next generation. अब नेक्स्ट बात करते हैं कि भैया ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। देखिए अब आप देख रहे मदर सॉरी सन और डॉटर इक्वली इफेक्टेड हो रहे हैं, तो दैट इज आल्सो ऑटोसोमल ट्रेट। तो रिसेसिव हो गया, ऑटोसोमल हो गया। अब बात करते हैं अगेन, हमारे पास ऑप्शंस क्या खुले हुए हैं, वही सेम कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, सेम ऑप्शंस वी हैव जैसे कि हमने पिछले में करे। तो अब इसके लिए अब सिंपल सी बात क्या ध्यान में रखनी है आपको, यानी कि जिसके पास भी कैपिटल ए एक बार भी आ गया तो वो डोमिनेंट हो गया, और जो डोमिनेंट होगा वो, जिसके पास डोमिनेंट आ गया वो आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो इस केस में ये तो नॉर्मल होगा, और जो भी अफेक्टेड होगा उसके पास रिसेसिव कंडीशन होगी 100%, क्योंकि रिसेसिव ट्रेट तभी आगे अगली जनरेशन में जा सकता है। तो आंख मीच कर क्या कर दीजिए, जहां पर भी आपका अफेक्टेड है उनका जीनोट जस्ट इससे उल्टा, यहां पर उसका स्मॉल ए आएगा। अब यहां पर 100% ये दोनों हेट्रोजाइगस होंगे, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में भाई जब हम दोनों के लिए कैपिटल ए स्मॉल ए लेंगे तभी हम नेक्स्ट जनरेशन में कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए हमें तभी मिल सकता है जब हम दोनों ही पेरेंट को हेट्रोजाइगस लें। अदरवाइज हमें नेक्स्ट जनरेशन में स्मॉल ए की तो कोई उम्मीद होगी ही नहीं, क्योंकि स्मॉल ए तो तभी रिसेसिव तो तभी आ सकता है जब दोनों पेरेंट से कैरी ओवर हो, अदरवाइज उसके कोई चांस नहीं है। तो इस तरीके से आपने इसे देखा। अब इसमें भी आप यहां देख सकते हैं कि स्मॉल इनके भी दोनों के क्या होंगे, ये आपका नॉर्मल है, तो कैपिटल ए स्मॉल ए ही इनके पास ऑप्शन होगा। अब जो आपको ये सारे जितने भी नॉर्मल हैं उनके लिए आप सेम यही लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड दैट्स अ वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, जो 100% आपको एग्जाम में मिलेंगे। अब बच्चों एक और चमत्कारी चीज मैं आपको इसके साथ कराने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी ये बहुत काम में आएगा, और अब नीट ने भी कह दिया है कि जितना भी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए चीजें हैं वो आपकी नीट में भी और बोर्ड में भी दोनों में ही पूछी जाएंगी। अब इसमें हम एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट करने वाले हैं, और अब देखिए एनसीईआरटी लैब मैनुअल को हम यहाँ पर आपके लिए बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में लेकर आ रहा हूं, जो आपके लिए बड़े फायदेमंद चीज होगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बहुत ही वैल्यूएबल है बोर्ड के लिए, जो कि आपको दिमाग में रखना है। देखिए, preparation and analysis of pedigree chart, that is very very important। देखिए सेम वही जनरलाइजेशन इन्होंने दे रखी है कि नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल मेल, अफेक्टेड फीमेल, शोइंग द ट्रेट, जो भी कोई ट्रेट दिखाई देगा। और इसी तरीके से कैरियर के लिए वहां ऑप्शन नहीं था, अब इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। ये कैरियर के लिए हो गया, या तो सर्कल में डॉट हो या उसको क्रॉस लाइन से दिखाया गया हो तो वो कैरियर फीमेल है, या आपका स्क्वायर में डॉट हो और उसको क्रॉस लाइन से दिखाया गया हो तो वो आपका कैरियर मेल है। इसी तरीके से ये मैरिज हो गया, मैरिज के बाद सिबलिंग्स हो गए। तो ये सारी चीजें आप इंफॉर्मेशन अबाउट करेक्टर ट्रेट इन ए फैमिली मोर देन वन जनरेशन, रिक्वायरमेंट हमारी ये होनी चाहिए। तो दैट इज, अब देखिए यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको इसमें मोनोजेनिक ट्रेट्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। मोनोजेनिक ट्रेट्स यानी कि सिंगल जीन के बेसिस पर, जैसे टंग रोलिंग, इस तरीके से हम टंग को रोल कर सकते हैं, घुमा सकते हैं।
जो जीप को घुमा सकते हैं। उसके बाद विडोज पीक। विडोज पीक क्या होता है बच्चों, मैं आपको दिखाता हूं अभी। विडोज पीक देखिए, देखिए विडोज पीक इस तरीके से होता है बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने किसी ने आगे देखा होगा, इस तरीके से आप देखें कि ऐसे वी शेप बना हुआ होता है बहुत से लोगों के आगे। तो आप इसमें मल्टीपल देख रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं विडोज पीक। देख रहे हैं आप, पॉइंटेड सा हेयर हो गए आगे के। तो ये बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, जो हमें ध्यान में रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, दैट वी हैव टू फोकस ऑन दैट। तो विडोज पीक हो गया, ब्लड ग्रुप्स हो गए, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो गई, जो भी हमने, डिम्पल इन चीक, आपने देखा होगा बहुत से लोगों के गाल में डिंपल पड़ते हैं, तो दैट इज डिंपल इन चीक। उसके बाद हाइपर ट्राइकोसिस ऑफ एयर, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस जिसे। और हिच हिकर थंब, ये अगेन अरे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बहुत सो के अंगूठे बिल्कुल कर्वी हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। तो अब इसमें मैं आपको दिखाता हूं। हिच हिकर्स थंब आप देखेंगे तो इस तरीके से इसकी इमेजेस हो सकती हैं। देखिए, हर किसी का अंगूठा अलग अलग लेवल पर मुड़ रहा है, तो इसे हम हिच हिकर्स थंब कहते हैं। किसी के बहुत स्ट्रेट रहते हैं, किसी के कर्वी हो जाते हैं, किसी का बहुत ज्यादा कर्वी है, सो दैट इज नेम्ड एज हिच हिकर्स थंब। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कुछ भी देखो, बोर्ड का कुछ भरोसा नहीं है, वो किस तरीके की चीजें आपसे पूछ ले। जब आपको प्रैक्टिकल असिस्टेंस उसका दिया हुआ है, तो आपको उसके पास उसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, दैट इज मैंडेटरी। ये बिल्कुल कंफर्म होना जरूरी है। तो इसमें आप बोथ मैटरनल और पैटर्नल दोनों एस्पेक्ट से इसको देख सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसमें अलग अलग जो हैं, अब हम बात करते हैं वही सेम ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट की, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स फोकस ऑन दिस। देखिए जी, these are the traits whose encoding genes are present on any one of the autosomes, and the wild type allele is recessive टू इट्स म्यूटेंट एलील। तो यहां पर बच्चों एक बहुत अच्छे तरीके से बात को ध्यान में रखें कि वाइल्ड टाइप का मतलब होता है आपका नॉर्मल, और म्यूटेंट का मतलब हो गया मॉडिफाइड। तो वाइल्ड टाइप है आपका अनमॉडिफाइड, नॉर्मल जीन है ये आपका, और म्यूटेंट एलील हो गया मॉडिफाइड, जिसके अंदर किसी भी तरीके से मॉडिफिकेशन हुई है या म्यूटेशन हो गई, तो उसको हमने क्या नाम दिया है, म्यूटेंट एलील। लेकिन यहां पर वाइल्ड टाइप रिसेसिव है, यानी कि नॉर्मल एलील रिसेसिव है, और म्यूटेंट एलील जो है वो आपका डोमिनेंट है। तो इसलिए यहां पर ये, इस वजह से ये हम ऑटोसोमल लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट के बेसिस पर इसको पढ़ रहे हैं। तो इसको, अब इससे रिलेटेड चीजें अगले वन शॉट में लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा ये किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बड़ी जल्दी आपके साथ जुड़ता हूं मैं आगे के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन अभी तक हमने किया बच्चों। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान में रखना है और समझना है। तो इसलिए आप इस चीज को अभी और बेसिक, आपका एक बेसिक फ्रेमवर्क तो मैंने इसमें बता दिया। ये चैप्टर ही बहुत बड़ा है बेटा, मैं चाहकर भी इस वन शॉट को बहुत छोटा करने की कोशिश करने के बाद भी ये सारी चीजें ही इतनी हैं इसके अंदर,
कि इसको बहुत समराइज करने के बाद भी ये काफी आगे चल रहा है। तो अब जल्दी मैं आपसे जुड़ता हूं और इसको कंप्लीट करते हैं और फिर मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस के वन शॉट से आपको जोड़ूंगा। मजा ही आ जाएगा। मैं आपको जैसे कि इसमें आया बड़े अच्छे तरीके से आप एक एक वैल्यू को समझेंगे और उसको अब बिल्कुल अच्छे तरीके से एग्जाम में बढ़िया मार्क्स के साथ लिख कर आएंगे। यूं ही जुड़े रहिए बीजे के साथ और बायोलॉजी का डीजे बजाते रहिए।